नमस्कार, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके इंग्लिश मॉक टेस्ट 2 को करेंगे। इससे पहले हमने आपका इंग्लिश मॉक टेस्ट 1 अपलोडेड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। जो हमने मॉक टेस्ट 1 अपलोड किया था उसमें काफ़ी बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में भी बताया है कि जो आपके जैसे क्वेश्चन का आंसर कौन-सा होना था, कौन-सा नहीं होना था। तो मैंने उनको बताया भी है कि किस तरीके से आंसर होते हैं, वो मैंने उनको एक्यूरेट बताया भी है। अगर फिर भी अगर आपका डाउट बनता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगता है, तो मैं उसकी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स भी आया कि बाकी की वीडियोज़ प्लेलिस्ट में हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको 2 या 3 दिन के अंदर वो सारी की सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएँगी। वो सारी की सारी ऑलरेडी हमने अपलोडेड कर दी है, बस हमें उनको पब्लिक करना है। तो पब्लिक करने के लिए वो 1-2 दिन का टाइम चाहिए, वो सारी की सारी आपकी अपलोडेड हो जाएँगी, तो आप वहाँ से भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, ये आपकी रेगुलर में चलती रहेगी। हर 1 दिन के बाद आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा इंग्लिश का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न दे रखा है और बोला गया है कि सेंटेंसेस कौन-सा आपका एक्यूरेट वर्ब के साथ पैटर्न फ़ॉलो की गई है। तो यानी कि सेंटेंसेस का हमें स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे इसके स्ट्रक्चर हैं। तो एक नॉर्मल सा मैं एक स्ट्रक्चर पहले आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेंटेंसेस को लिखने का सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कभी-कभी यही वाला स्ट्रक्चर आता है हमारे पास कि सब्जेक्ट आता है और कभी बार सीधे ही हमारे पास वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी मेन वर्ब आ जाती है। और एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, अगर नॉट लगाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं एंड आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होते थे। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखा गया है कि लिखा क्या है। तो आई आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद लिखी गई है यहाँ पे वर्ब। तो यानी कि स्ट्रक्चर नंबर आपका ये 2 फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, कि सब्जेक्ट के बाद सीधी डायरेक्ट वर्ब आ रही है, कोई भी यहाँ पे आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। तो ये देखेंगे सब्जेक्ट आया, सभी में आया है। सभी ऑप्शन के अंदर सेम चीज़ें मिल रही हैं। आपकी अगले वाला क्या मिल रहा है, हमें वर्ब मिल रही है। तो सेम आपका स्ट्रक्चर ये वाला आ गया, वर्ब। इसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा ही ध्यान में रखिएगा कि वर्ब के बाद क्या आता है, या तो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कुछ और चीज़ आती है, तो वो वहाँ पर हम आपका प्रीपोजिशन के साथ क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है? अब देखिए, आई फॉरगॉट टू स्विच। अब यहाँ पे क्या आया है, आगे लिखा गया है टू के साथ स्विच। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्विच होती है ये भी तो क्या है, वर्ब ही है। ये भी क्या है, वर्ब है, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है आपकी स्विच, एंड स्विच थर्ड फॉर्म क्या रहेगी आपकी, स्विच्ड रहेगी। तो ये सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तो सेम सेम ही होती हैं। स्विच आपकी यहाँ पे क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हाँ, अगर मैं बोलूँगा आई वांट टू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पर भी क्या थी, आपकी वांट वर्ब थी, किंतु आपका प्ले भी तो क्या है, वर्ब ही तो आ रही है यहाँ पर भी। प्ले भी क्या है, वर्ब ही है। किंतु हमें एक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए कि कभी भी टू वर्ब्स एक साथ नहीं आती हैं। कभी भी मैं बोलूँगा कि टू आपकी वर्ब्स एक साथ आ जाएँ तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आ जाए तो उस कंडीशन में अगली वाली जो सेंटेंसेस में जो सेकंड वाली जो वर्ब रहती है, उसे हमें क्या बनाना होता है, नाउन बनाना होता है। क्या बनाएंगे उसे, नाउन। एक वर्ब को नाउन बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास इन्फिनिटिव और दूसरा होता है जीरेंड। एक इन्फिनिटिव होता है, दूसरा जीरेंड होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू के साथ जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है उसे इन्फिनिटिव बोलेंगे। जीरेंड क्या होता है, जहाँ पे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अब यहाँ पे 2 वर्ब्स एक साथ दिख रही है ना यहाँ पे आपको, वांट एंड प्ले। बट ये आपका अगर पूछेंगे ना कि क्या है, जैसे हम बोलेंगे कि ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटी मतलब वांट के बाद मुझे नाउन चाहिए, और नाउन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एज अ, जो वर्ब थी उसे एज अ मैंने कन्वर्ट किया है नाउन के अंदर। तो ये क्या है, आपका इन्फिनिटिव है, बट इन्फिनिटिव के अंदर क्या है, आपका नाउन है। क्लियर है 3 चीज़ें। चलो, आपने टॉपिक पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और आपका जो कंसेप्ट बनता है आपका एक जीरेंट का
आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। दूसरा है आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं और जीरेंड क्या होते हैं, तो ये टॉपिक है आपका जो मेन वर्ब होती है उसका टॉपिक है, यानी कि जब आप वर्ब पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में मिलेगा आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव। तो ये अच्छे से पढ़ना है आपने थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपने ऊपर से पढ़ना है कि होती क्या चीज़ें हैं। चलिए जी, देखिए कौन सा स्ट्रक्चर बना फिर आपका। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद क्या लिखा है, टू इन्फिनिटिव लिखा है। बाकी में प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, इसे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बोलेंगे, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये प्रीपोजिशन तो बोलेंगे नहीं कि आपकी यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रही है, बट प्रीपोजिशन तो आ रही है, बट प्रीपोजिशन के साथ क्या आ रहा है, ये आपका नाउन है। यानी कि कोई वर्ब दे रखी है जिसे हम क्या बोलेंगे, एक साथ दोनों को एज आ इन्फिनिटिव एज आ नाउन बोलेंगे। यानी कि प्रीपोजिशन नहीं होगी, और प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर ये क्या आ रहा है, तो यानी कि इसमें जो राइट आंसर बन रहा है सिर्फ इन्फिनिटिव वाला बन रहा है कि टू के साथ क्या आया है, आपका इन्फिनिटिव है। तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए जी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैड स्टार्टेड अर्ली कोमा आई डैश कैच द ट्रेन। अब आपने ये कैच जो है आपका यहाँ पे भरना है, इस वाले फिलर्स के अंदर भरना है। अब देखिए जब भी भरा जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इफ से हम क्या बनाते हैं, कंडीशनल। यानी कि आई हैड, यदि मैं ऐसा कुछ करता, यदि मैं कुछ काम स्टार्ट करता जल्दी, तो मैं क्या कर सकता था। अगर आपका इफ से स्टार्ट हो रहा है और आगे वाला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है, तो अगला वाला सेंटेंस भी किस में बनेगा, आपका पास्ट में बनेगा। कभी भी आपका प्रेजेंट में या फिर आपका फ्यूचर में नहीं बनेगा। बस इतना सा आपने लॉजिक ध्यान में रखना है। अगर इफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो आपका पास्ट में आपका इशारा कर रहा है, तो आगे वाला सेंटेंस भी आपका किस में बनेगा, आपका पास्ट के अंदर ही बनेगा। तो देखिए कौन कौन से बनते हैं आपके पास्ट में। इफ़ आई हैड स्टार्टेड अर्ली, चलो यहाँ तक तो ठीक था। आई के आगे मैंने देखा मे आपका प्रेजेंट में होता है, मे आपका प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है, तो मे तो यूज़ होगा नहीं एज अ मॉडल, बट मॉडल तो है, बट आपका प्रेजेंट के लिए शो करेंगे। मे का पास्ट में क्या बनता है, माइट बनता है। अगर मुझे मे लगाना होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, माइट लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है जी। अगला वाला है, इफ़ आई हैड स्टार्टेड अर्ली आई माइट कैच द ट्रेन। बिल्कुल हाँ, आपका जो राइट आंसर दिख रहा है वो यही है कि आपका आई के बाद क्या दिख रहा है, मुझे माइट दिख रहा है, और इसके बाद मुझे वी की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, आई हैड स्टार्टेड अर्ली आई माइट कैच द ट्रेन, यानी कि पास्ट में बन जाएगा आपका सेंटेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। अब कई बार क्या होता है कि हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस तो दिया होता है सेंटेंसेस की कन्वर्ट कीजिए, बट कई बार उल्टा भी आ जाता है। उल्टा का मतलब यानी कि पैसिव वॉइस टू आपको कन्वर्ट करनी है एक्टिव वॉइस में, इस फॉर्म में भी आपको आ सकती है। तो देखिए कैसे आएगी ये। पैसिव सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। पैसिव वॉइस में हमें पता है ऑलवेज आपकी V3 लगेगी, ऑलवेज V3 लगती है। अब V3 के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड तो आनी ही आनी है, कौन सी आती है, तो वो हमें पैसिव वॉइस का रूल्स में पता होना चाहिए कि इज, एम और आर के साथ अगर V3 लगती है तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट का इंडेफिनिट। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये वाला रहा। अगर मैं बोलूँगा वॉज एंड वर के साथ अगर आपकी V3 लगती है, तो ये पैसिव वॉइस का आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर फ्यूचर में देखेंगे तो आपका लगेगा विल एंड वी के साथ V3, या शैल के साथ वी, विल बी शैल बी के साथ V3 दिख जाएगा। ये फ्यूचर का आपका पैसिव वॉइस का इंडेफिनिट रहेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे वॉज एंड आपका वर लगा है, वॉज या वर जो भी लग जाए, उसके बाद V3 लगी है, तो यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है। बट ये पास्ट का इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का नहीं है, किसका है, पैसिव वॉइस का है। क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस होता तो अकॉर्डिंग टू टेंस, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है आपका, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। किंतु अगर हम बोलेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग, बट वॉज के बाद तो आईएनजी वाली लगती थी, बट यहाँ पे क्या लगी है, B3 लगती है ऑलवेज आपकी पैसिव वॉइस में। तो ये पैसिव वॉइस का दे रखा है। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करने का। पैसिव वॉइस के लिए आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो आपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आराम से करना है आइडेंटिफाई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ना, आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, एक्टिव में चेंज करना है, इससे किसमें, आपके पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है जी।
पास्ट के इंडेफिनिट में करना है तो मुझे पता है पास्ट के इंडेफिनिट का यानी कि टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, बी की सेकंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि ये वाला फॉर्म होगा ना। कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगाते नहीं है, तो देखो किस किस ऑप्शन के अंदर आपकी बी टू लगाई है, तो यहाँ पे तो वॉज आ गया, बोस तो आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये भी हो सकता है और ये बर तो ये भी नहीं होगा आपका। अब ये वाला यहाँ पर भी बर मिल गया मुझे, तो यानी कि आपके पास ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सबसे आराम से करना है ये वाला, जैसे कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस या एक्टिव टू पैसिव वॉइस अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो आराम से करना है। तो रूल्स में क्या है आपका, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया आपका। द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, इस तरीके से बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी आपका सेम स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस टू आपके एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जी क्या है आपका, फिर से आपका वॉज दे रखा स्टोलन V3 और ये आपका दे रखा है, तो कौन सा बना, पास्ट का इंडेफिनिट है बट कहाँ पे है, पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में हमने रूल पढ़ा है, चेंज करेंगे किससे बनता है ये पैसिव वॉइस, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लिखा होता है इज एम आर के साथ B3 लगती है पैसिव वॉइस में। तो सेम वॉज एंड वर कब लगता है, जब आपका पास्ट का इंडेफिनिट होगा एक्टिव के अंदर, तो जब इसे चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वॉज एंड वर बनेगा। तो पास्ट की इंडेफिनिट का रूल अभी हमने पढ़ा, B2 एंड ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, आपका वॉज एंड वर लगाएंगे, साथ में B3, ऑलवेज पैसिव वॉइस में B3 लगाते हैं। फिर हम लिखेंगे वाई के साथ सब्जेक्ट लिखते थे। तो ये चीज़ हमें दे रखी है, अब हमें ये वाला कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो वाई द थीप दे रखा था हमें लास्ट में, तो ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द थीप आपका ये बन जाएगा। B2 हैज़ तो चाहिए नहीं मुझे, कोई हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस में तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं यहाँ पे, आपके जो एक्टिव का है B2, ये हमें पता है कि ये कोई भी नहीं लगाई जाएगी, तो सीधा ही आपका स्टॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ना कितना आसान है ये यहाँ पे आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना। तो मैं तो इसको बोलता हूँ कि ये फ्री के नंबर हैं आपके, जिसे आप डेफिनेटली करके आएंगे और यहाँ से फुल मार्क्स लेंगे आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस से। तो छोड़ना नहीं है, ऑप्शन वाइज भी आपके आंसर निकल आते हैं, बिल्कुल आसान आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन के करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मैं आपको PDF का लिंक डाल दूंगा साथ में डिस्क्रिप्शंस में। तो आप बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको चाहिए होंगे तो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेज आई एम विट बिजी टूडे। अब ये आपने नरेशन चेंज करनी है। नरेशन मतलब आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आपने क्या करनी है, चेंज करनी है। ठीक है जी। कई बार आपको बोलेंगे कि नरेशन चेंज कीजिए, कई बार आपको बोलेंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, कई बार बोलेंगे कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच चेंज कीजिए, या कई बार बोलेंगे कि आप स्पीच चेंज कीजिए। जब आपको ऐसे बोला जाता है ना कि स्पीच चेंज कीजिए, नरेशन चेंज कीजिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना भी चाहिए कि ये जो दे रखा है वो डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हो तो पक्का बात है कि वो डायरेक्ट स्पीच होगी, यानी कि क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच होगी। डायरेक्ट स्पीच यानी कि जिसने ये कथन बोला है उस व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं। जब इसको पैसिव वॉइस में हम सॉरी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं ना, तो ये ऑलवेज आपकी पास्ट में ही बनती है। ठीक है जी। आपने रूल पढ़े हैं ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अगर हमें चेंज करना होगा तो पास्ट की इंडेफिनिट में चेंज होता है। अगर यहाँ पे वी की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये यस लग रहा है तो यहाँ पे B2 लग जाएगी। प्रेजेंट का अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो यहाँ पे पास्ट के कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। अगर आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा। अगर आपका पास्ट का इंडेफिनिट है तो वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट का कॉन्टीन्यूस है तो वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होता है। तो ये हमने रूल पढ़े होते हैं और आपने भी पढ़े होंगे ये वाले, आपने नरेशंस के अंदर जो आपका टेंसेस का जो रूल होता है कि टेंसेस किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। बट ये जो टेंसेस के जो रूल हमने चेंज किए ना, तो ये एक ही शर्त पे लागू होते हैं, जब आपका ये वाला मेन फैक्टर क्या अब मैंने बताया था आपको, उस दिन भी बताया था और वीडियो के अंदर भी बताया है, जो आपके पेड बैच के स्टूडेंट होंगे उनको पता है चीज़ें
कि जैसे से टू होता है तो इसे तो हमें कन्वर्ट करते हैं टेल में ना। अगर मैं बोलूँगा कि सेज टू है तो इसे हम करते हैं आपका टेल्स में चेंज। अगर आपके पास आया है सैड और उसके बाद टू नहीं आया है तो सेड का बनता है सेड। ठीक है जी। अगर आया है आपका सेज और उसके बाद टू नहीं आया है तो बनता है सेज। ठीक है जी। अब एक बात मुझे बताना, ये जो सैड लिखा ना, ये क्या है? वर्ब है ना आपकी, किससे बनता है? से बनता है। से बनता है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेड। थर्ड फॉर्म भी होगी आपकी सेड। ये सेकंड है और ये आपकी थर्ड है। सेम आपका इसी प्रकार से चलता है आपका टेल। टेल की बनती है टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी बनती है टोल्ड। अब यहाँ पे बोला था सेड। सैड मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई, ये क्लॉज बना ना आपका एक ही यहाँ तक का। इससे पीछे वाला आपका क्लॉज वन है और आगे वाला क्या बनेगा आपका? क्लॉज टू बनेगा। अगर क्लॉज पीछे वाला अगर आपका पास्ट में है ना, ये वाला अगर ये पास्ट में बना है ना तो ये वाला भी किस में बनेगा? पास्ट में बनेगा। अगर ये मेरा प्रेजेंट में है ना तो कोई चांस नहीं है कि अगले वाला आपका पास्ट में बन जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये डिसाइड करती है कि अगले वाले रूल्स के अंदर आपका टेंस फॉलो होगा या फिर नहीं होगा। जी क्लियर है इतनी चीज़ें? तो चलो जल्दी से मैं पहले पेन चेंज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो देखिए, आई आया आपके पास, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो सेज का क्या बनेगा? अभी मैंने बोला ना कि सेज आया और उसके साथ टू नहीं आया होगा तो सेज का सेज ही रहेगा। तो यानी कि सैड तो बनेगा नहीं, सैड बनेगा नहीं, तो ये तो बना नहीं। यानी कि जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका एक ही बन रहा है, सेज बन रहा है। इसके बाद मुझे दैट लगाना है। और आपको पता होता है कि जो सब्जेक्ट रहता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? जो सब्जेक्ट होता है, यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन आए तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं आपके? आई एंड वी। अगर ये आए होंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे? इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दे रखा था शी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? शी आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ और आ जाए या आई ही लिखेंगे। अगर जैसे शी आया ना, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। बट ये वाला अगर आप बोलेंगे कि प्रेजेंट में है सर, तो ये वाला आपका पास्ट में बन जाएगा। तो कभी भी पास्ट में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके बाद ये जो अपने रूल लगाते हैं ना, जैसे कि आपका टेंसेस में कौन सा बन जाएगा, तो हम किसको देख के लगाते हैं? ये पीछे वाली जो वर्ब होती है ना, इसको देख के। जब ये मेरी पास्ट में बनी ही नहीं है तो मैं इसे कैसे पास्ट में बना दूंगा? तो शी वॉज नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? शी इज अ बिट बिजी टूडे। ये वाला राइट आंसर बनेगा इसका। ठीक है जी, क्लियर है? अगर इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, ये टुडे अगर आपका चेंज होना हो तो चेंज हो भी सकता है टुडे का दैट डे। ठीक है जी। करना हो अगर ऑप्शन में नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे लिसन डैश द म्यूजिक। अच्छा, ये आपका लिसन वाला आया है, ये वर्ब होती है और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन भी लगाई जाती है और कंडीशनल प्रीपोजिशन होती हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि लिसनिंग के साथ आपका आता है लिसनिंग टू समथिंग। हमेशा कुछ अगर सुनने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप सुन रहे होंगे तो उसके लिए आप हमेशा क्या वर्ब कौन सा आपकी प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? आप टू की यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे लिसन के साथ क्या आता है? आपका टू आता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही अपोलोजाइज्ड। अच्छा, ये अपोलोजाइज्ड आपका भी इसके साथ भी फिक्स्ड आती है प्रीपोजिशन। फिक्स है, कोई चेंज ही नहीं होती है। जैसे अगर मैं बोलूँगी ना आप अपोलोजाइज, अपोलोजाइज आपका फॉर समथिंग, अपोलोजाइज फॉर समथिंग होता है। यानी कि किस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? अपोलोजाइज फॉर समथिंग, यानी कि किसके लिए? बिहेवियर के लिए, कि मेरे बैड बिहेवियर के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं। समथिंग उसके लिए आपने यूज़ करना होता है यहाँ पे फॉर। तो राइट आंसर बनेगा आपका फोर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर। अब ये लॉजिकली है आपका। कई बार जो आपका एग्जामिनर रहता है ना वो लॉजिकली भी आंसर पुट करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ग्रामर ही पूछ लेगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंस भी आपसे पूछते हैं कि जैसे बोलेंगे कि ब्रिंग मी डैश ऑफ वाटर, सम ग्लासेस ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ ग्लासेस या ऑल ग्लासेस। तो आप क्या बोलते हैं जब आपको एक पानी का ग्लास चाहिए होता है? तो क्या बोलते हैं? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप मुझे एक ये पानी का ग्लास दे सकते हैं? तो यही वाला बोलते हैं ना आप। या ऑल ग्लासेस बोलते हैं कि सारे ग्लास दे दीजिए या कुछ ग्लास दे दीजिए।
ठीक है, तो ऐसे तो बोलते नहीं है कि पानी के कुछ गिलास दे दीजिए या और सारे के सारे पानी के गिलासेस दे दीजिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये वाला तो बनेगा ही नहीं। आप पीसेस ऑफ ग्लास का ये जो वर्ड लगा है ना आपका, अ पीसेस ऑफ, ये लगता कहाँ पे है? तो ये हमेशा ही आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब यानी कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे लगता है। आप पीसेस ऑफ ब्रेड बोलते हैं, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोलेंगे, इस तरीके के वहाँ पे यूज़ करते हैं इनका। चलो जी, क्लियर हुआ होगा ये वाला आपको। नेक्स्ट है, ही हैज़ अ फैंटास्टिक डैश ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। अब देखिए ना, ये आपका लॉजिकली है, ये भी आपका। ही हैज़ अ फैंटास्टिक कॉइन एंड स्टैम्प्स के लिए हम यूज़ करते हैं आपका कलेक्शन पैकेज। कभी भी हम आपका कॉइन्स एंड आपका स्टैम्प के लिए यूज़ नहीं करते हैं। बास्केट सेंस ही नहीं बनता है, ग्रुप भी सेंस नहीं बनता है उनके लिए। हम ग्रुप, अच्छा, इन दोनों के अंदर जैसे ग्रुप और आपका, इसके अंदर आपका कन्फ्यूजिंग हो सकती थी कि हमें ग्रुप ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स बोलना है या कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प बोलना होता है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि ग्रुप कभी भी यूज़ नहीं होता है एज अ कॉइन्स के लिए। कॉइन्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, वो है आपका कलेक्शन। जी ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये जो रूल्स है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिल सकता है आपको भी सेम। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट होगा यही। तो मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा यहाँ पे आपको इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे पहले है आपका, अंजू इज़ डैश लता मंगेशकर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। अब किसी के भी नेम के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। पहला केस ये है कि आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। कौन से नेम? यानी कि अगर हमें दे रखा होगा प्रॉपर नेम, यानी कि प्रॉपर नाउन दे रखा होगा, तो उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। बट बिहाइंड अ रीजन अगर हम कभी कभी देखें तो इसके साथ कभी कभी आपका आर्टिकल ए भी यूज़ होता है, कभी कभी आपका आर्टिकल द भी यूज़ होता है। ठीक है जी, तो यानी कि ऑप्शन मेरे तो यहाँ पे अ भी हो सकता है, द भी हो सकता है और आपका नो आर्टिकल भी। एक ऑप्शन यहाँ से हट गया अगर आपको तीन चीज़ें पता है। पहला केस आपका। दूसरा केस कि अगर सिर्फ मुझे किसी का, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे अपना नाम बताना होगा कि मेरा नाम क्या है ना, अगर मुझे आपका भी नाम बताना होगा, मान लेते हैं कि आपका नाम रमेश है। चाहे मैं अपना अपना एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँगा आई एम श्याम। अब यहाँ पे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि मैंने अपना नाम बताया है। क्या मैं यहाँ पे आर्टिकल यूज़ कर सकता था? आंसर आएगा कभी भी नहीं। आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपका प्रॉपर नेम है, ये आपका ना प्रॉपर नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, वस्तु का नेम होगा, वो सारे ऑलवेज आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ मुझे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। मैं सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ, कुछ और नहीं बता रहा हूँ। किंतु मैं अगर इस तरीके से बोल दूंगा ना, आई एम अ श्याम, इसका मतलब क्या होगा कि मैं श्याम नहीं हूँ, मैं श्याम के जैसा हूँ। आई एम अ श्याम मतलब क्या है? मैं श्याम के जैसा हूँ। जैसे मैं बोलूँगा आई एम अ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, यानी कि मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ, मैं महात्मा गांधी के जैसा हूँ। जब आपका आर्टिकल लग जाएगा तो वो कभी भी आपका नेम नहीं बताता है कि आई आपका महात्मा गांधी होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर मैं बोलूँगा ना ही इज़ रोहित, जैसे हम किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ही इज़ रोहित। जैसे हम अपने दोस्त से मिलाते हैं ना किसी और को भी साथ में, तो हम बोलते हैं कि ही इज़ रोहित, ये रोहित है। तो ही इज़ रोहित मैंने बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका नाम बताया, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो उस केस में ये नेम बताया जा रहा है। अगर जैसे आपने आर्टिकल यूज़ कर दिया ना यहाँ पे, ही इज़ अ रोहित, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये जो रोहित नहीं है, ये आपका रोहित के जैसा है। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ विराट कोहली, बट वो विराट कोहली नहीं है, वो विराट कोहली के जैसा, यानी कि उसके जैसे गुणों को रखने वाला है। तो वैसे ही है कि आई एम अ महात्मा गांधी, मैं क्या हूँ? महात्मा गांधी के जैसा हूँ, यानी कि उनके जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, उनके जैसा आचरण रखता हूँ या समथिंग कुछ उनके जैसी क्वालिटी रखता होगा। तो उस केस के लिए हम आपका क्वालिटी बताने के लिए हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ए। ये यूज़ किया जाएगा आपका क्वालिटी बताने के लिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? और नो आर्टिकल मतलब सिर्फ नेम बताना होगा, तब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी? अब आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ होगा? अब मैंने बोला ना आई एम अ श्याम या आई एम अ महात्मा गांधी। अगर मैं बोलूँगा आई एम अ महात्मा गांधी, जैसे चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आई एम
आई एम द महात्मा गांधी इन अवर विलेज। मैं अपने विलेज का क्या हूँ, महात्मा गांधी हूँ। अब मैं सिर्फ इतना सेंटेंसेस बोलता ना, अगर यहाँ तक का आई एम द महात्मा गांधी, तो ये जो आर्टिकल द था ना वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि आर्टिकल द के लिए ये डेफिनेट होना चाहिए था कि कहाँ का वो महात्मा गांधी है। हमने पढ़ा होता ना कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इन आवर कंट्री, इस तरीके से हम बोल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम बोलेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी द यूज करेंगे तो आगे डिफाइन करने के लिए कि वो कहाँ का आपका है। जैसे ही इज द सचिन तेंदुलकर इन आवर टीम, वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। वो कहाँ का सचिन तेंदुलकर है? वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, यानी कि वो कैसा खेलता है, हमारी टीम से वो सचिन तेंदुलकर के जैसा खेलता है, तो इसलिए हमने उसका टाइटल दे दिया कि वो सचिन तेंदुलकर है। तो इस नेम के लिए हमने आर्टिकल यूज कर दिया द। किंतु अगर मैं बोलूँगा ना ही इज द सचिन तेंदुलकर, बस इतना सा सेंटेंस बोलूँगा, तो ये सेंटेंसेस क्या है, गलत है। तो ये सेंटेंसेस क्या है, गलत है। ही इज़ द सचिन तेंदुलकर मतलब बोलना गलत होगा। जब भी द आर्टिकल यूज़ करेंगे तो इसको डिफाइन करने के लिए आगे कोई आपका जैसे पोजीशन होती है, पोजीशन जरूर मेंशन की जानी चाहिए, यानी कि डेफिनेट बनाया जाना चाहिए कि वो कहाँ का है। आवर कंट्री का है, आवर टीम का है, आवर स्कूल का है, ठीक है, आवर कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, वो कहाँ का है सचिन तेंदुलकर, तो वो हमें बताना कंपल्सरी होता है। इसको इस तरीके से भी आ सकता है, ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर, ये आपका सेंटेंस सही होगा, ये वाला आपका सही होगा। क्योंकि अब क्या बोला गया है, ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर मतलब वो सचिन तेंदुलकर के जैसा है, बस इतना सा बोला है। बट कहाँ का है, अगर ये बताना होगा तो मुझे आर्टिकल द के साथ आगे डिफाइंड करना पड़ेगी चीज़ें। जी ये चीज़ें क्लियर हैं? चलो जी, अब तो फिर क्वेश्चन चेक करना इसको कि क्वेश्चन में पूछा गया था, अंजू इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। अगर बोला होता यहाँ तक तब तो आपका आंसर आता आर्टिकल ए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अंजू लता मंगेशकर के जैसी है, मतलब उसके जैसा गाती होगी। बट वो कहाँ गाती है उसके जैसा, हमारे स्कूल में तो डिफाइंड किया गया ना आगे कहाँ की है वो, अंजू कहाँ की लता मंगेशकर है, हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर आर्टिकल द पुट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुई वो चीज़ें। अगर क्लियर हुई होंगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ में बताते रहिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर पॉप सेड दैट डैश ऑनेस्ट मैन इज डैश नॉबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। ये आर्टिकल के टॉपिक से आपका क्वेश्चन। देखो मैं सारे के सारे टॉपिक से लेके उठाऊंगा क्वेश्चन, जहाँ पे पॉसिबल हुआ कि मैं रूल्स को उठाऊंगा तो रूल्स से भी मैं उठाऊंगा क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी करूंगा आपके लिए। तो आपने कॉन्टिन्यूसली ये तरीके चीज़ें क्या करनी है, देखनी है, सुननी है, और पीडीएफ से आपको बाद में क्या करनी है, इनको एनालाइज भी करना है साथ साथ। चलो जी, देखिए अलेक्जेंडर पॉप सेड दैट, आगे क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा, ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास पुट करने के लिए। तो देखिए जी, सबसे पहले कि यहाँ पे दे रखा है मैन, किसी इंसान को पहली बार इंट्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का, कभी भी आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो पहली बार आदमी के बारे में जिक्र किया जा रहा है ना, अलेक्जेंडर पॉप सेड दैट, इस वाले सेंटेंसेस के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी ईमानदार व्यक्ति के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, या तो ए यूज़ होगा या तो एन यूज़ होगा। ठीक है जी। अब देखिए, ए और एन होते हैं साउंड बेस पे। अगर मेरी साउंड आती है कॉन्सोनेंट, अगर मेरी कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो मैं यूज़ करूंगा ए, अगर वोवल साउंड आती है तो मैं यूज़ करूंगा एन का। ठीक है, इतनी क्लियर है चीज़ें। अब देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या है, हिंदी के स्वर, आपने फॉलो करने हैं हिंदी के स्वर। अगर आपको हिंदी के जो अ से लेके औ तक के जो स्वर हैं, अगर उससे स्टार्टिंग मिलती है तो आप लगाएंगे एन, अगर नहीं मिलती है तो आप लगाएंगे अ। अब आपने इंग्लिश के अंदर वोवल नहीं देखने लगना है कि आपका ई आया है, एच आया, ये तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, नहीं, साउंड देखेंगे कि साउंड क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे मैन था नाउन, ये जो आर्टिकल लगता है वो नाउन के लिए लगता है, बट हम साउंड किसकी लेते हैं, जो सबसे नज़दीक वाला आया होगा,
लगेगा किसके लिए, नाउन के लिए लगेगा, बट साउंड किसकी लेगा, जो सबसे नज़दीक उसके साथ बर्ड लगा होगा। तो बर्ड क्या लगा है यहाँ पे, ऑनेस्ट लगा है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट लगा है तो यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए था, हम जब भी ऑनेस्ट बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है ना। तो आ हमारी पास साउंड कैसी है, वोवल की साउंड है ना। मैंने अभी बोला हिंदी के स्वर ध्यान में रखने हैं साउंड के लिए वोवल। अ से लेके ओ तक की साउंड आ जाए तो हमेशा वोवल साउंड, तो हमें यूज़ करना है यहाँ पे एन। एन पुट हो जाएगा। आगे वाले में देखेंगे, इज द नॉवलेस्ट वर्क। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया कि द आएगा। क्यों आएगा द, क्योंकि आगे क्या दे रखा है आपको, सुपरलेटिव डिग्री। आगे आपको दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, हमेशा ही आर्टिकल द यूज करते हैं। तो ऑप्शन इन चारों में से आप देख के बताओ कि कौन सा आंसर लग रहा है। तो जो ऑप्शन लग रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मैन डैश टॉल माई पर्स हैज बीन अरेस्टेड। अब ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये कहाँ के टॉपिक से आया है आपका क्वेश्चन, तो ये आया है आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर का टॉपिक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसमें आते हैं हमारे पास हु, विच, हुज, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं इसमें। ठीक है जी। अब देखिए इसमें कि जो हु है आपका, या विच या हुज कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। हु का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। आपका हुज का यूज़ किया जाता है, सॉरी हुम का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। ये पोसेसिव है, ये पोसेसिव है। और ये किसी थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए द मैन, तो पहली बात थिंग्स आएगा नहीं, कुछ पोसेशन यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए यहाँ पे। द मैन डैश टॉल माई पर्स हैज़ बीन अरेस्टेड। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ कि द मैन, जो हु का मतलब यहाँ पे आएगा जो, स्टॉल माई पर्स जिसने मेरा, वो आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया था वो गिरफ्तार हो गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हु यूज़ कर रहा हूँ तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इस वाले व्यक्ति के बारे में आगे बात बोली जा रही है। हु यानी कि इसको रिलेट करने के लिए, इसलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अच्छा कई बार हमें हु एंड आपका होम के लिए आता है कि कहाँ यूज़ होगा, जब आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब आपकी इक्वल नहीं होगी तब आप यूज़ करेंगे हु का। और जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब बराबर बराबर होंगी दोनों तरफ, तब आप यूज़ करेंगे होम का। देखिए अगर यहाँ पे पुट करने के लिए बोला था हमें हु को, हु से पीछे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है ना। किंतु इसके बाद क्या आ रही है, मुझे वर्ब दिख रही है। मुझे यहाँ पे एक हैज़ बीन के साथ एक और वर्ब दिख रही है। यानी कि सब्जेक्ट और यहाँ पे तो आ रही है वर्ब। ठीक है, किंतु यहाँ पे बराबर बराबर नहीं हो रही हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रही है, इक्वल हुए नहीं। इक्वल कब होते हैं, जब सब्जेक्ट और वर्ब आती, इस तरफ भी दूसरी तरफ भी सब्जेक्ट और वर्ब आती, तब ये क्या होते, इक्वल होते। और उस केस के लिए इन दोनों के लिए हमें रिलेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे होम। किंतु अगर आपका सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट आया हो और अगले वाले में हमें सब्जेक्ट भी दिख रहा हो और आपकी वर्ब भी दिख रही हो, तब हमेशा ही क्या आएगा, आपका हु आएगा। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। ये टॉपिक है प्रोनाउन का, और प्रोनाउन के अंदर का जो टॉपिक है वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड्स। ये रहेगा टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा क्या होता है ना, यहाँ पे एंड से दो वर्ड मेरे कनेक्ट हुए हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपके दो सेंटेंसेस अगर एंड से कनेक्ट होते हैं, अगर एंड से कनेक्ट होंगे तो मतलब क्या होता है, वो सिंगुलर हो, सॉरी आपके वो प्लूरल होते हैं, प्लूरल सेंस देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने लिखा क्या है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे मैंने आ लिखा, क्यों लिखा, राम आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, 1 हो गया, और ये श्याम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट 2 हो गया। इनको जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, एंड लगाया, राम एंड श्याम। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगाई जाएगी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है जी। किंतु क्या होता है ना कि कभी कभी आपके जो सब्जेक्ट जो रहते हैं ना वो पेयरिंग में आते हैं। पेयरिंग का मतलब होता है कि जिसके अभाव में दूसरा वाला कभी भी बोला ही नहीं जा सकता है।
यानी कि जिसको आना कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा, यानी कि आपका जो होगा कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा उनका, यानी कि पेयर जरूर साथ में बनते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, जैसे राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। ठीक है जी। चलो ये तो सेम हो गया ना एग्जांपल, एक को ले लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हाँ ब्रेड एंड बटर का। ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी फूड। चलो इतना लिखते हैं। मैंने बोला ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी फूड। अब देखिए मैंने यहाँ पे इज़ यूज़ किया, बट यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि हम यहाँ पे जोड़ क्या रहे हैं आपका, यहाँ पे एंड ही जोड़ रहे हैं ना, एंड से जोड़ रहे हैं। किंतु ऊपर वाले में तो मैंने बोला कि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है, जब भी हम इन्हें खाते हैं तो एक साथ ही खाते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि पहले ब्रेड खाएंगे उसके बाद हम बटर खाते हैं, एक साथ खाते हैं ना। यानी कि जब इन्हें एक साथ खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनाने इनका, यानी कि पेयरिंग में खाते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खत्म है। यानी कि दोनों चीज़ें मुझे चाहिए, एक साथ चाहिए तभी बनेगा। जैसे अगर राइस एंड कड़ी का कॉम्बिनेशन बनता है कि अगर आप बोलेंगे कि राइस नहीं है सिर्फ कड़ी खाऊंगा तो क्या चलेगा? नहीं। यानी कि आपको कड़ी के साथ साथ क्या करना है, राइस भी लेने पड़ेंगे। तो ये आपके क्या बनते हैं, पेयर बनता है, राइस एंड पेयर, यानी कि जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो जब भी अगर आपके पेयरिंग वाले आए और कॉम्बिनेशन आए, यानी कि एक के बिना दूसरे का क्या बन जाएगा आपका, वह पड़ने वाला है, उस केस में क्या होगा आपका, हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे लगाई जाएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो जी, अगर क्लियर है मैं एक और पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए ना, कभी कभी होता क्या है ना, आपके ये जो जितने भी सेंसेस हमें दे रखे होते हैं ना आपके, जैसे पेयरिंग वाले, कभी कभी ये ना सेंस हमें अलग अलग भी देते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कभी कभी बनता भी नहीं है। जैसे यही वाला लेते हैं ना, ब्रेड वाला, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। अब मैंने ये वाला लिया है एक सेंटेंस आपका, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला एंड से फिर से, बट अब मैंने बोल दिया यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आप पहले सेंस समझिएगा कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। जैसे आप दुकान के पास जाते हैं ना, दुकानदार बेचता है ना, आपका ब्रेड भी बेचता है और बटर भी बेचता है, ठीक है? क्या वो दोनों को एक साथ बेचता है? अगर आप ब्रेड मांग रहे हैं तो क्या वो उसके साथ आपको बटर भी दे रहा है क्या साथ में? तो आंसर क्या है आपका, नहीं, कि वो हमें बटर तो नहीं देता ना। किंतु जब हम खाते हैं घर पे आके, तो वो क्या होता है कि हम ब्रेड के साथ ही बटर खाते हैं ना। यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले बटर खा लेता हूँ उसके बाद आपका ब्रेड खाता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन गलत बनता है। किंतु जब है हम दुकानदार के पास जाते हैं तो वो दोनों चीज़ें क्या करता है, अलग अलग सेल करता है, तो इनका उस केस में आपका कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दोनों को एक साथ बेचने का जो सेंस यहाँ पे है वो नहीं है। इसलिए ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर थोड़ा ना दुकानदार बेचता है। हमने ये भी देखेंगे ना कि क्या वो ब्रेड के साथ बटर लगा के हमें बेच रहा है, नहीं। ब्रेड को वो अलग से बेचेगा, बटर को वो अलग से बेचता है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है? उस केस में जब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हमारे पास प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो क्या होंगे, आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। मैं यहाँ पे कुछ आपके पेयरिंग वाले वर्ड लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपके ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, थोड़े से आपने ट्राई करने हैं, ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसे बनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा आपका स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो मैं एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, स्लो एंड स्टडी विन द, सॉरी विंस नहीं, विंस द रेस होगा। अब देखो मैंने बोला कि धीरे और नियमित तरीके से रेस जीती जा सकती है, ठीक है? स्लो एंड स्टडी, धीरे और तेजी से, तो ये एक आपका क्या बनता है, पेयरिंग बनता है, धीरे और तेजी से, यानी कि स्थिरता के साथ, सॉरी तेजी से नहीं, स्थिरता। यानी कि धीरे से और स्टेडली, यानी कि आपका एक निश्चित तरीके से, यानी कि स्थिरता के साथ हम रेस जीत सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके क्या करना है, मूव ऑन करते रहना है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली तरीके से। ऐसा नहीं है
एकदम से फास्ट जाएं और बीच में रुक जाएं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो धीरे 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 करके आपने रेस क्या करनी है, जीतनी है। और इसी प्रकार से आपने ये वाला टेस्ट भी निकालना है धीरे धीरे करके। चलो जी देखते हैं, और मैं आपको दे देता हूँ जैसे हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल यानी कि हथौड़ा एंड दराटी एक साथ सेंस में आते हैं। इसी प्रकार से आपका हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज भी एक साथ आएंगे। एक और भी आपका द, जैसे हम बोलते हैं ना द राइज एंड फॉल, एक साथ बोलते हैं द राइज एंड फॉल, यानी कि उतार आपका, हाँ उतार चढ़ाव बोलेंगे, उतार चढ़ाव बोलेंगे। हॉर्स एंड आपका कैरेज बोलेंगे, हॉर्स एंड कैरेज बोलेंगे, घोड़ा गाड़ी गाड़ी बोलेंगे यहाँ पे। सेम आपका बिस्की एंड सोडा, ये तो आपको पता होगा ना, एक साथ ही बोलते हैं। बिस्की के साथ क्या है, सोडा चाहिए चाहिए, कंपेयर बनता है ना इसका, तो इसके साथ अगर क्या लगेगा, इज लगेगा। कभी भी आज जैसी चीज़ें नहीं लगाई जाएंगी। हाँ बट बेचने के सेंस में आएगा ना तो दोनों चीज़ें अलग अलग बिकती हैं, तो सेंस में आ रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, खाने पीने के लिए चीज़ें आ रही होंगी, उस चीज़ के सेंस में आपने समझना है कि ये चीज़ें पेयरिंग में यूज़ हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। एक और ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जब भी एक सेंस में आएंगी चीज़ें तो अब ध्यान में रखेंगे आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। जरा अब इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना कि क्या आएगा। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। तो ये उनका क्या था, एक फेवरेट फूड है, खाने के सेंस में बोला गया है। तो क्या आना चाहिए अब यहाँ पे, तीनों प्लूरल में दे रखे हैं और आपका यहाँ पे आने वाला था इज। ठीक है, अभी मैंने बताया, सारा एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आएंगी तो जरूर चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगले वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे उनमें ट्राई करूंगा कि फिर से एक आध एग्जाम्पल इसका डाल दूं, ताकि फिर से रिपीट हो जाए और उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा चीज़ें। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। हमें यहाँ पे सेंटेंसेस क्या करना है, करेक्ट करना है। तो देखिए कि क्या करेक्ट होगा आपका। अब देखिए शी के बाद लिखा है डोंट, डू और आपका डज कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले आपका प्रेजेंट के इनडेफिनिट में यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट के इनडेफिनिट में यूज़ हो रहा है तो डू तो होता है प्लूरल के साथ और डज होता है आपका सिंगुलर के साथ। प्लूरल क्या होंगे आपके, आई, वी, यू एंड दे, आई स्पेशल कैटेगरी में। और डज होता है आपका सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में आते हैं आपके ही, शी, इट और किसी का भी नेम। तो शी क्या है, सिंगुलर हुआ ना, सिंगुलर के साथ तो डज आना चाहिए था। डोंट डू क्या कर रहा है यहाँ पे, शी के साथ डज आना चाहिए, ठीक है। शी के साथ नॉट, अरे यार यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखो, मैंने बोला कि नॉट जब भी लगेगा ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। ये रूल्स है, ध्यान में रखेंगे कि जो नॉट है वो कहाँ लगता है, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है और मेन वर्ब से पहले लगता है। तो यानी कि ये जो नॉट है वो यहाँ पे क्या है, गलत है आपका। तो ये सेंटेंसेस गलत हो गया आपका। अभी एक ठीक बन रहा है आपका, शी डजेंट, हाँ शी के बाद डजेंट आना चाहिए था। चलो ठीक है जी। अब देखिए मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपने बोला कि डू और डज यूज हो गए तो इसके बाद हमेशा ही ध्यान में रखेंगे आप कि नॉट के बाद आपने क्या यूज़ करना है, वी की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। उसके साथ कभी भी ऐसे यस नहीं लगाएंगे, चाहे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके साथ कभी भी आपने ऐसे यस नहीं लगाना है जब भी आपके डू और डज लगे होंगे। तो देखिए शी के साथ मैंने डज यूज़ किया, सही यूज़ किया नेगेटिव सेंटेंसेस में। बट सी के साथ मैंने लाइक से यहाँ पे जो लिखा ना आपका, ये जो एस लिखा, तो ये तो मेरा पास गलत बन गया, यानी कि लाइक होना चाहिए था। तो जो आंसर बन रहा है मेरे पास तो वो बन रहा है आपका लाइक टू गो टू द पार्कर। अब मुझे इसमें ये बता दो कि आपका यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो टू गो है वो क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो जो यहाँ तक पहुँचे हैं, देख रहे हैं जिनको, या जो कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को देखते हुए 14वें क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं ना, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच के लिए क्वेश्चन रहा कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन पुट कर दिया कि आपने बताना है कि यहाँ पे टू गो क्या है। और ऑप्शन में दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि ये आपका वर्ब है, ऑप्शन टू, एक साथ बताना है दोनों, टू गो क्या है। ऑप्शन है आपका प्रीपोजिशन है, ऑप्शन थर्ड है आपका जीरेंड है, ऑप्शन फोर है आपका ये इन्फिनिटिव है,
चलो पांचवा ऑप्शन भी दे दे दिया मैंने आपको, ये आपका पार्टिसिपल है। तो ये 5 ऑप्शन दे दिए, इन 5 ऑप्शन के अंदर आपने ऑप्शन में बताना है कि क्या आंसर है इसका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। आपने करेक्ट सेंटेंसेस क्या करना है, चूज करना है। तो मुझे पहला वर्ड दिख गया नाइदर, नाइदर नाइदर नाइदर। तो नाइदर के बाद अगर कोई जुड़ रहा है आपका, तो पेयर जुड़ रहा है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि नाइदर के बाद क्या जुड़ता है, नॉर जुड़ता है। आइदर के बाद क्या जुड़ता है, और जुड़ता है। तो नाइदर के बाद और यहाँ आया है, नाइदर के बाद नॉर यहाँ आया है, यानी कि 2 सेंटेंसेस मेरे यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर है? 2 मेरे जो ऑप्शन थे वो यहीं पे ख़त्म हो गए। अब देखिए आगे, इसका सेकंड रूल पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ ना, आपके पास आंसर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो जब भी नाइदर नॉर और आइदर और से किसी सेंटेंसेस की शुरुआत हो, और ये अगर आपके 2 सेंटेंसेस को क्या करे, आपके कनेक्ट करे, तो हमेशा ही जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपका कौन कौन से वर्ड हैं आपके, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, ठीक है, बोथ एंड, अगर आपके सेंटेंसेस को, 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड को, 2 आपके सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे, तो हमेशा ही आपकी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाई जाती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आपका सब्जेक्ट 1 ये वाला रहा, सब्जेक्ट 2 ये रहा, सब्जेक्ट 1 ये, सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पे आपको एक वॉच मिल रही है, एक वर्ब मिल रही है। तो मैंने बोला कि हमेशा इस केस के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सबसे नज़दीक जो होगा इस वर्ब के, यानी कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो सेकंड सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखिए सेकंड सब्जेक्ट दोनों में क्या दे रखे है आपको, प्लूरल ही है। तो अगर प्लूरल मेरा अगर सब्जेक्ट है, तो मेरा हेल्पिंग वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल ही लगेगी ना। तो वॉज मेरा सिंगुलर होता है, आपका वर क्या होता है, प्लूरल होता है। जो राइट आंसर बन रहा है वो है यहाँ पे बी। इससे पिछली वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एज वेल एज, अलोंग विद, लाइक एंड लाइक, बिसाइड, नथिंग बट, ठीक है, विद, अलोंग विद, ये वाले हमने पढ़े थे। उसमें आप फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बट जो पेयरिंग वाले सो रहते हैं आपके कनेक्टर्स, यानी कि जोड़ने वाले जो शब्द रहते हैं, वो आ जाएं और 2 सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हों, तो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर है? दोनों रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनने के 101% चांसेस रहते हैं यहाँ से। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, चलो जी ये तो आ गई आपकी फ्रेज, यानी कि अंत भला सो सब भला। तो जी यहाँ पे तो आंसर बन गया आपका बी। चलो ये तो आसान था ना। कुछ आसान भी आते हैं, कुछ आपके सेंस से अकॉर्डिंग ही निकल आएंगे आंसर। ही इज मैन ऑफ, चलो जी 2 ऑप्शन खत्म कर दिए मैंने आपके लिए। अब इन दोनों में से बताओ कि क्या आएगा। तो बोला है ही इज मैन ऑफ, क्या प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल होगा? अब देखिए जी यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ना आपका, ये होता है स्कूल का, और ये जो आपका आया है ना इसका मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल पर? तो ये वाला PLE वाला, यानी कि वो अपने सिद्धांतों का क्या है, पक्का है, यानी कि वो सिद्धांतवादी व्यक्ति है। तो ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो वो सेंस आपका इसका आ रहा है प्रिंसिपल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज वेरीफाई द डैश बिफोर इशू। चलिए जी ये भी सेंस के अकॉर्डिंग है, आप इसका आंसर लगा लेंगे खुद ही। तो क्या बना इसका, प्लीज वेरीफाई द चेक बिफोर इशू, चेक इशू करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर कीजिए। तो ये वाला बना। द यंग वन ऑफ हेयर इज कॉल्ड, हेयर के जो बच्चा रहेगा, यानी कि यंग जो वन होता है उसके लिए एक वर्ड क्या आता है? तो जो हेयर होता है क्या है आपका, तो खरगोश को बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपका ये जो होता है खरगोश होता है। तो खरगोश के बच्चे को क्या बोलेंगे, यानी कि जो जवान होगा तो उसे बोलते हैं लिवरेट।
क्या बोलेंगे, लीवरेट। तो ये इसका राइट आंसर। तो कोल्ट क्या होता है, कोल्ट क्या होता है, तो ये होता है हॉर्स का यंग, यंग ऑफ हॉर्स, ये हॉर्स का होगा। ठीक है जी। और ये किड क्या होता है, किड होता है आपका, ये होता है किड गॉड के बच्चे को बोलते हैं, यानी कि बकरी के जो बच्चा रहेगा उसे यंग जो होगा आपका उसे हम क्या बोलेंगे, किड बोलते हैं। लैम बच्चा होता है ये शीप का, यानी कि भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, लैम बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ना आपने एक चीज़ और पढ़नी है यहाँ पे, मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए तो आपने जरूर पढ़नी है, आपके कोलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुपिंग नेम। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना ग्रुप ऑफ लॉयन, तो क्या बनेगा इसके लिए, क्या एक वर्ड में बोलना है आपके कि बहुत ज़्यादा शेरों के समूह को क्या बोलेंगे, तो वो बोलते हैं प्राइड। तो ये वाले आपने वर्ड पढ़ने हैं, इसकी जो मैं लिंक रहेगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथ में पिंक कर दूंगा, तो वहाँ से आपने क्या करना है, ज़रूर वॉच आउट कर लेनी है। साथ में इसकी भी पीडीएफ मैं साथ में डाल दूंगा, पीडीएफ से भी आप डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि वीडियो देखनी ही देखनी है। मैटर ये करता है कि आपको कंटेंट आता है या नहीं आता है। पीडीएफ से आप इजीली समझ जाएंगे, अगर फिर भी किसी को लगता है कि वीडियो से ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी चीज़ें तो आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। अ मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स आर लिटरेट, व्हाट वी हैव ट्रेन डैश टू गो लिव, प्रेस लाइक एंड शेयर बटन्स ऑन फेसबुक। चलिए जी, थोड़ा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, आर है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, तो इससे पीछे वाला जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा क्या बन गया आपका, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, ये जो कॉमा आया ना इसके बाद दे रखा है कंजक्शन, यानी कि आपका सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, या तो प्रीपोजिशन बोलेंगे, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है। ये जो कॉमा जो रहते हैं ना ये भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यानी कि इनके बीच की जो चीज़ें हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही हैं। ठीक है जी। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है तो बट के बाद ये जितना भी हुआ ये प्रीपोजिशनल का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। क्या इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे क्या कभी, तो नहीं पुट कर पाएंगे, हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल, फॉर्मर है, फॉर्मर्स हैं, तो इसके लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा देम। बस इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। तो इस प्रकार से हमने आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में। और अगला जो मॉक टेस्ट रहेगा वो जरूर आपका थर्सडे वाले दिन आपका अपलोडेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।